हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? ओके, ए है ऐनक, बी है रामायण, सी है पतंग एंड डी है छलका। तो जो समूह से भिन्न है वो है छलका। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? तो ए है इक, बी है इत, सी है ई एंड डी है आ। तो दिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? प्रत्यय जो होता है फ्रेंड वो किसी भी शब्द के पीछे लगता है। ओके, तो इसमें जो है फ्रेंड, तो राइट आंसर जो होगा इक हो जाएगा। ओके, इक प्रत्यय का जो है प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। भाषा के संदर्भ में लोगों के एक समूह द्वारा साझा किए जा रहे एक समान मानकों को किस रूप में लिया जाना चाहिए? ए भाषा रजिस्टर यानी भाषा प्रयुक्ति, बी है वाक समुदाय, सी है वाक प्रयुक्ति एंड डी है भाषा समुदाय। तो राइट आंसर इस बी हो जाएगा, वाक समुदाय के रूप में लिया जाना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। एक बालिका पढ़ना सीखने के लिए प्रयासरत है। ओके, एक बालिका जो है पढ़ना सीखने के लिए प्रयासरत है। उसकी अध्यापिका शब्द पहचानना जैसे बहुत सी युक्तियों का प्रयोग करके उसकी मदद करती है और कुछ सप्ताह बाद वो पढ़ने लग गई है। बिना सहायता के कर पाना और सहायता मिलने पे कर पाना क्या कहलाता है? तो बिना सहायता के कर पाना और सहायता मिलने पे कर पाना जो है वो ए है निपुणता अधिगम का क्षेत्र, बी है सहायता करना, सी है निकटस्थ विकास का क्षेत्र एंड डी है भाषा अर्जन उपकरण। वो कहलाता है फ्रेंड निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चामोस्की के अनुसार मानव के मस्तिष्क में मानसिक व्याकरण है जो मानव को भाषा अर्जित करने में सहायता जो है करती है। ओके, और इसे क्या कहा जाएगा? तो ए है व्याकरणिक व्याकरण, बी है सार्वभौमिक व्याकरण, सी है मानसिक व्याकरण एंड डी है फ्रेंड इसमें छिपी हुई व्याकरण। वो कहलाता है फ्रेंड सार्वभौमिक व्याकरण कहलाता है। राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे, राघवी ने जयपुर जाने के लिए अपना आरक्षण करवाना है। इसके लिए वह ट्रेन की समय सारणी पढ़ रही है। इस प्रकार के पठन को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार के पठन को जो कहते हैं फ्रेंड, हम इस प्रकार के पठन को जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा बारीकी से पठन। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 7 की एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। लेखन का पहला चरण कौन सा होना चाहिए? ए है प्रारूपण, बी है मानस चित्रण, सी है समीक्षा करना एंड डी है संपादन। तो वो होना चाहिए मानस चित्रण। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, भाषा अधिगम का रचनावादी उपागम किसे संबंधित करता है? तो ए है फ्रेंड अध्यापक केंद्रित उपागम, बी है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, सी है चुप्पी की संस्कृति एंड डी है कक्षा में शोर। भाषा अधिगम का रचनावादी उपागम किसे समुन्नत करता है? वो करता है फ्रेंड इसमें शिक्षार्थी केंद्रित उपागम को संबंधित करता है। राइट आंसर इस बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक अध्यापक कक्षा 6 के विद्यार्थी के स्वर्ण कौशलों का आकलन करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति जो है स्वर्ण कौशल के आकलन में सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि होगी? तो ए है फ्रेंड अध्यापिका एक चित्र दिखाती है और विद्यार्थियों को उसका वर्णन करने के लिए कहती है। बी है अध्यापिका विद्यार्थियों को चुने गए के आधार पर तालिका पूरा करने के लिए कहती है। सी है अध्यापिका विद्यार्थियों को देखे गए मुख्य अभिनय माइन का वर्णन करने के लिए कहती है। डी है अध्यापिका विद्यार्थियों को दी गई पठन सामग्री पढ़ने के लिए कहती है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड कि एक अध्यापक कक्षा 6 के विद्यार्थियों के स्वर्ण कौशल का आकलन करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति स्वर्ण कौशल के आकलन की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि होगी? तो वो यह होगा कि अध्यापिका विद्यार्थियों को चुने गए के आधार पर तालिका पूरा करने के लिए कहती है। ओके, राइट जो होगा फिर वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अक्सर यह देखा गया है कि बच्चे दीवारों और कॉपियों पर आड़ी तिरछी रेखाएं कीरम कांटे बनाते हैं। इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो ए है फ्रेंड समय की पूरी बर्बादी और इस अवस्था को निरुत्साहित करना चाहिए। बी है लिखना सीखने का आरंभिक चरण और इस अवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए। सी है स्थूल गत्यात्मक कौशलों के विकास का एक चरण है एंड डी है एक बुरी आदत है और बच्चों को ऐसा करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, लिखना सीखने का आरंभिक चरण और इस अवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी है? तो ए है रूटग्राम मॉर्फीम, बी है ध्वनिग्राम स्वनीम, सी है वाक्य रचना एंड डी है अर्थ विज्ञान। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई जो है फ्रेंड वो ध्वनिग्राम है, स्वनीम है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा विकास का भाषिक पूर्व चरण कौन सा होता है। तो ए है संक्षिप्त वाक्य, बी है स्वयं निर्देशित वाक्य, सी है दो शब्दीय वाक्य एंड डी है कूजन और बबलाना। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, कूजन और बबलाना। ओके, आगे देखेंगे वह भाषा अधिगम विधि जिसमें विद्यार्थियों को अर्थपूर्ण बातचीत में भाग लेने के अवसर दिए जाते हैं और जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वो क्या कहलाती है। तो वो संप्रेषणात्मक विधि कहलाती है। ओके, राइट आंसर इस सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, एक अध्यापिका ने देखा कि उसके विद्यार्थी अपने लेखन में वर्तनी की गलतियां कर रहे हैं। उनकी इस समस्या के समाधान के लिए अध्यापक को कौन सी शिक्षण युक्ति प्रयुक्त करनी चाहिए। ए उच्चारण का स्थान, बी है मानस चित्रण, सी है सस्वर पठन एंड डी है सूत्र लेख। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा, सूत्र लेख। ओके, आगे देखेंगे, एक अध्यापिका विद्यालय पूर्व के बच्चों को बड़ी चित्रात्मक पुस्तकें पठन के लिए देती है और फिर इस चित्रों के बारे में बताने के लिए कहती है। यह बच्चों को किस तरह से में मदद करती है। तो यह बच्चों को जो करती है फ्रेंड वो प्रभावशाली संप्रेषक बनने में जो है मदद करती है। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, एक ऐसी निर्देशात्मक विधि जिसमें दिए जा रहे भाषा निवेश का स्तर विद्यार्थी के वर्तमान स्तर से कुछ ऊंचा है, क्या कहलाता है। ए है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, बी है बोधगम्य निवेश, सी है सहारा देना एंड डी है भाषिक निवेश। तो वो कहलाता है बोधगम्य निवेश। राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पठन बोध की युक्ति नहीं है। तो ए है अनुमान लगाना, बी है सारांशीकरण, सी है निष्कर्ष निकालना एंड डी है संपादन। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, संपादन। ओके, संपादन जो है वो पठन बोध की युक्ति नहीं है। राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि निम्नलिखित में से कौन से ग्राही कौशल हैं। ग्राही कौशल क्या होता है। ग्राही कौशल जो होता है फ्रेंड स्वरण एवं बोलना, सुनना एवं बोलना एंड सी, बी है सुनना एवं पढ़ना एंड सी है बोलना एवं लिखना एंड डी है विमर्श के कौशल। तो स्वरण कौशल जो होते हैं फ्रेंड वो क्या होते हैं। ग्राही कौशल जो होते हैं वो स्वरण एवं पठन होते हैं। ओके, ग्राही कौशल जो होते हैं वो स्वरण एवं पठन होते हैं। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान भाषा अधिगम दृष्टिकोण से सही है। ओके, तो वर्तमान भाषा अधिगम दृष्टिकोण से क्या सही है। तो फर्स्ट है फ्रेंड, स्वरण वाचन पठन लेखन ध्यान देना और चिंतन एक रेखीय तरीके से विकसित होते हैं। बी है स्वरण वाचन और पठन पहले विकसित होते हैं उसके बाद लेखन विकसित होता है। सी है भाषा अधिगम में लेखन सबसे बाद में विकसित होने वाला कौशल है एंड डी है स्वरण वाचन पठन और लेखन ध्यान देना और चिंतन साथ साथ जो है विकसित होते हैं। ओके, तो वर्तमान भाषा अधिगम दृष्टिकोण में जो सही है वो क्या है, वो यह है स्वरण वाचन पठन और लेखन ध्यान देना और चिंतन साथ साथ विकसित होते हैं। ओके, राइट आंसर इस सी हो जाएगा। आगे देखते हैं पठन और अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। पठन और अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, इसका क्या तात्पर्य है। ए पठन स्वनिम ध्वनियों के समूह शब्द और वाक्यों से शुरू होता है। सेकंड है पठन पढ़ी गई सामग्री के प्रति समझ और उसके प्रति बोध है। ओके, एंड सी है फ्रेंड इसमें कि पठन के अंतर्गत शिक्षार्थियों को पढ़ी गई सामग्री से भिन्न भिन्न अर्थ निकालने चाहिए। एंड डी है पठन वर्णमाला के अक्षरों और पढ़ी गई सामग्री के अर्थों को डिकोड करना है। ओके, तो पठन अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, इसका क्या तात्पर्य है। इसका जो तात्पर्य है फ्रेंड वो यह है पठन पढ़ी गई सामग्री के प्रति समझ और उसके प्रति बोध है। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कक्षा 5 की एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को 5-5 समूहों में बांटती है। वह उन्हें कुछ थीम और टॉपिक देती है जिन पर उन्हें राय का संग्रहीकरण करना है, विभिन्न पहलुओं पर लोगों का साक्षात्कार लेना है और उनकी व्याख्या करनी है। आंकड़ों के संग्रहीकरण व व्याख्या के आधार पर रिपोर्ट लिखनी है। इसे किस रूप में जाना जाएगा। तो ए है प्रदत्त कार्य, बी है परियोजना कार्य, सी पठन और थीम अनुसार उपागम एंड डी है शब्दावली अधिगम। तो उसे जो जाना जाएगा फ्रेंड वो परियोजना कार्य के रूप में जाना जाएगा। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा को किस रूप में स्वीकृत किया गया है। ए है सह कार्यालयी भाषा, बी है मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक, सी है शिक्षा में द्वितीय भाषा एंड डी है उप कार्यालयी भाषा। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा को किस रूप में स्वीकृत किया गया है। तो वो उप कार्यालयी भाषा के रूप में जो है स्वीकृत किया गया है। ओके, राइट आंसर इज डी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पठन के समय का कार्य है। पठन के समय का जो कार्य है फ्रेंड वो यह है कक्षा को 4-4 के
के समूह में विभाजित किया जाता है और बारी बारी से पठन सामग्री का पठन किया जाता है। अध्यापक बच्चों को पाठ सामग्री को समझने के लिए डिकोडिंग से में सुगमता प्रदान करता है। ओके, राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखेंगे भाषा क्या है। भाषा जो है ये व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, व्याकरणिक व्यवस्था है, वैज्ञानिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है। भाषा जो है फ्रेंड वो क्या है, भाषा जो है व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं रूप फॉर्म आधारित उपागम के माध्यम से भाषा के व्याकरणिक पहलुओं का अध्ययन क्या अर्जित करता है। ए है कार्यविधिक ज्ञान, बी है घोषणात्मक ज्ञान, सी है विषय वस्तु का ज्ञान एंड डी है वस्तु ज्ञान। वो करता है फ्रेंड घोषणात्मक ज्ञान को जो है अर्जित करता है। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के उद्देश्य के बारे में सही है। फर्स्ट है आकलन शिक्षार्थियों को यह सूचित करने के लिए किया जाता है कि उसने क्या सीखा है। एंड सेकंड है आकलन यह जानने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थी ने क्या नहीं सीखा है। ओके, तो पहला दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को किस रूप में अनुशंसित करती है। ए है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत, बी है विद्यालयी शिक्षा के आरंभिक चरणों से, सी है माध्यमिक चरण में एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में एंड डी है प्राथमिक चरण से सभी बच्चों के लिए एक भाषा के रूप में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को किस रूप में अनुशंसित करती है। तो वो करती है माध्यमिक चरण में एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में जो है अनुशंसित करती है। ओके, राइट आंसर इस सी हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावशाली तरीके से व्याकरण शिक्षण के बारे में सही नहीं है। ए है वह प्रमाणिक संप्रेषण के माध्यम से रूप विधान प्रस्तुत करना, बी है इसमें संदर्भ, बी है संदर्भ में व्याकरण के प्रारंभिक नियम बताना, सी है जीवन की वास्तविक संप्रेषण स्थितियों को आधार बनाकर रूप विधान का अभ्यास करवाना एंड डी है फ्रेंड इसमें कि व्याकरण को उसके नियम कठस करके वह ड्रिल द्वारा सीखना। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं किसी विद्यार्थी द्वारा कहानी को अपने शब्दों में कहना किस तरह के आकलन में सहायता करता है। ए है सटीकता, बी है प्रभावपूर्णता, सी है बोधगम्यता एंड डी है स्मृति। तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा बोधगम्यता। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाषा सीखने के दौरान विद्यार्थी द्वारा की गई गलती। तो ए है अधिगम में मदद करती है, बी है अधिगम में बाधा पहुंचाती है, सी है संशोधन कार्य के बोझ में वृद्धि करती है एंड डी है शिक्षार्थियों को नकारात्मक पुनर्बलन देती है। भाषा शिक्षा सीखने में के दौरान जो है विद्यार्थी द्वारा की गई गलती अधिगम में मदद करती है। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे एक उत्कृष्ट वाचन गतिविधि वह है जिसमें अध्यापक अधिक बोलते हैं, शिक्षार्थी अधिक बोलते हैं, प्रतिभागिता असमान है एंड अधिक वाचाल विद्यार्थियों की सहभागिता अधिकतम है। ओके, तो एक उत्कृष्ट वाचन गतिविधि वह है जिसमें शिक्षार्थी अधिक बोलते हैं। राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे भाषा अर्जन से क्या तात्पर्य है। भाषा की व्याकरण के नियमों का अधिगम, सी बी है औपचारिक स्थितियों में अचेतन रूप से भाषा अधिगम, सी है औपचारिक स्थितियों में सचेतन रूप से भाषा अधिगम एंड डी है भाषा के बारे में अधिगम। तो भाषा अर्जन से जो तात्पर्य है फ्रेंड वो यह है कि और अनौपचारिक स्थितियों में अचेतन रूप से भाषा अधिगम। ओके, अचेतन रूप से भाषा अधिगम। राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है। कथा सम्राट जो कहा जाता है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, बी है प्रेमचंद को, सी है महादेवी वर्मा को एंड डी है जयशंकर प्रसाद को। तो कथा सम्राट जो कहा जाता है वो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। राइट आंसर है डी। चारपाई में कौन सा समास है। तो ए है तत्पुरुष समास, बी है बहुव्रीहि समास, सी है द्विगु समास एंड डी है अव्ययी भाव समास। चारपाई में जो समास है फ्रेंड वो द्विगु समास है। ओके, राइट आंसर इज सी। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। ओके, तो ए है फ्रेंड संस्कृत शब्द को, बी है उर्दू शब्द को, सी है हिंदी शब्द को एंड डी है ब्रज शब्द को। तो तत्सम शब्द जो कहते हैं फ्रेंड वो संस्कृत शब्द को हम कहते हैं तत्सम शब्द। राइट आंसर इज ए। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव क्या है। ए है आग, बी है हरिद्रा, सी है चसु एंड डी है जीव। तद्भव शब्द जो होता है फ्रेंड वो आग है। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे देशज शब्द का चयन करना है। ए है ऊट पटांग, बी है डबल रोटी, सी है रेलगाड़ी एंड डी है मालगाड़ी। देशज शब्द जो है फ्रेंड वो है ऊट पटांग। ओके,
राइट आंसर इज ए। घुड़दौड़ शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? ओके, तो घुड़दौड़ शब्द जो है फ्रेंड, ए है करण तत्पुरुष समास, बी है कर्म तत्पुरुष समास, सी है संप्रदान तत्पुरुष समास एंड डी है संबंध तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, डी हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो ए है केशवदास, बी है सुमित्रानंदन पंत, सी है जयशंकर प्रसाद एंड डी है हरिवंश राय बच्चन। तो कठिन काव्य का प्रेत जो कहा जाता है वो केशवदास को कहा जाता है। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ए है फ्रेंड्स हिंदी, बी है अवधी, सी है ब्रजभाषा एंड डी है मैथिली। तुलसीकृत रामचरितमानस में जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर इज बी, संयुक्ताक्षर नहीं है। ए है ज्ञ, बी है छ, सी है श एंड डी है श। राइट आंसर डी हो जाएगा, श नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञ वर्ण किन वर्गों के संयोग से बना है? ए है ज एंड ज और य, ज और घ एंड ज और य। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, ज और य के संयोग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ए है ग और घ, बी है ज और झ एंड सी है ड और ढ एंड डी है प और फ। तो स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन जो है फ्रेंड वो ड और ढ है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो ए है पहले और दूसरे से, बी है दूसरा और तीसरा से, सी है दूसरा और चौथा से एंड डी है पहला और चौथा से। तो महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो दूसरा और चौथा से संबंधित है। राइट आंसर इज सी। मौखिक स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ए है 10, बी है 11, सी है 12 एंड डी है 14। तो मौखिक स्वरों की संख्या जो होती है फ्रेंड वो 11 होती है। राइट आंसर इज बी। लिखित स्वरों की संख्या कितनी है? तो ए है 10, बी है 11, सी है 12 एंड डी है 13। तो लिखित स्वरों की संख्या जो है फ्रेंड वो 13 है। ओके, राइट आंसर इज सी। दो चट्टान किसकी रचना है? तो ए है हरिवंश राय बच्चन की, बी है शिवमंगल सिंह सुमन की, सी है माखनलाल चतुर्वेदी की एंड डी है भवानी प्रसाद मिश्र की। दो चट्टान जो है वो है फ्रेंड हरिवंश राय बच्चन की। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? तो ए है रामधारी सिंह दिनकर को, बी है भवानी प्रसाद मिश्र को, सी है मैथिली शरण गुप्त को एंड डी है धर्मवीर भारती को। तो हिंदी का राष्ट्रकवि जो कहा जाता है फ्रेंड वो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। राइट आंसर इज सी। यथासंभव कौन सा समास है? तो ए है तत्पुरुष समास, बी है कर्मधारय समास, सी है अव्ययी भाव समास एंड डी है द्विगु समास। तो यथासंभव में जो समास है फ्रेंड वो अव्ययी भाव समास है। राइट आंसर इज सी। द्विवन्नी कौन सा समास है? तो ए है बहुव्रीहि समास, बी है अव्ययी भाव समास, सी है कर्मधारय समास एंड डी है द्विगु समास। तो द्विवन्नी जो है जहाँ भी संख्या का बोध होता है वहाँ हम द्विगु समास का यूज करते हैं। ओके, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा कारक है तो कौन सा कारक है? ए है संप्रदान कारक, बी है कर्म कारक, सी है आपादान कारक एंड डी है करण कारक। तो लड़का पेड़ से गिरा तो वो आपादान कारक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए है आश्चर्य, बी है सौ, सी है औजार एंड डी है अपील। तो अपील जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। ओके, राइट आंसर इज डी। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा समास है? ए है करण कारक है, बी है आपादान कारक, सी है संबंध कारक एंड डी अधिकरण कारक। तो पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर जो है वो अधिकरण कारक है। ओके, राइट आंसर ही डी। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द ए है ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना है। ओके, राइट आंसर इज ए। परिवार का तत्सम रूप क्या है? ए है परवाह, बी है परेवाह, सी है प्रतिवर्त एंड डी है परिवाह। परिवार का तत्सम रूप जो है वो परिवाह है। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द जो कहलाते हैं वो समास कहलाते हैं। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ए है 10, बी है 12, सी है 16 एंड डी है 25। चौपाई के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वो 16 मात्राएं होती हैं। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिवृष्टि शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनना है तो वो है अनावृष्टि। अतिवृष्टि का जो होता है वो होता है अनावृष्टि। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। संख्या
और संख्या गमन में कौन सी संधि है, तो संख्या गमन में जो संधि है फ्रेंड वो है, इसमें ए है दीर्घ संधि, बी है गुण संधि, सी है विधि संधि एंड डी है यड़ संधि। तो संख्या गमन में जो संधि है वो है विधि संधि। राइट आंसर इज सी। दुर्भेद शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, उसे हम दुर्भेद कहते हैं। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, प्रत्यय शब्द का सही विलोम चुनना है। तो प्रत्यय शब्द का जो विलोम है फ्रेंड ए है यच, पीछे, परोक्ष और प्रत्येक। राइट आंसर इस सी हो जाएगा, परोक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? ए है गरीब, कैसा, कुछ, सफ़ेद। राइट आंसर इस सी, कुछ है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो वो है फ्रेंड सुंदर। ओके, राइट आंसर इज सी। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ओके, राइट आंसर इज बी। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो उसमें लगा है सु, बी है सस, सी है सम एंड डी है सत। तो संस्कार शब्द में जो उपसर्ग लगा है फ्रेंड वो लगा है सम। राइट आंसर इज सी। सरसों शब्द में जो लिंग है वो कौन सा लिंग है? ए है पुल्लिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी है उभयलिंग एंड डी है कोई नहीं। सरसों शब्द में जो लिंग है फ्रेंड वो स्त्रीलिंग है। ओके, राइट आंसर इज बी। किसी शब्द के लिखने का ढंग कहलाता है। तो ए है लिपि, बी है वर्ण, सी है शब्द एंड डी है वाक्य। किसी भाषा के लिखने का जो ढंग कहलाता है फ्रेंड वो लिपि कहलाता है। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई क्या है? ए है अक्षर, बी है वाक्य, सी है वर्ण एंड डी है भाषा। तो वो वर्ण है। ओके, राइट आंसर इज सी। आदि, आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? ए आदिवासी, आरंभ, आरंभ, अभ्यस्त, आरंभ, आदिवासी, अभ्यस्त, आरंभ। तो वो है आरंभ और अभ्यस्त। राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? तो ए है शब्द, बी है ध्वनि चिन्ह, सी है भाव एंड डी है भाषा की मूलभूत इकाई जो है फ्रेंड वो ध्वनि चिन्ह है। ओके, राइट आंसर इज बी। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? तो ए है 3, बी है 5, सी है 7 एंड डी है 4। तो हिंदी वर्णमाला में जो संयुक्त व्यंजन है फ्रेंड वो है 4। राइट आंसर इज डी। जातिवाचक संख्या कौन सी है? जातिवाचक संख्या कौन सा है? तो वो है ए है घोड़ा, बी है गंगा, सी है सभा एंड डी है बुढ़ापा। तो जातिवाचक संख्या जो है फ्रेंड वो है घोड़ा। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घी कौन सी संज्ञा है? घी जो है ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी है भाववाचक संज्ञा, सी है जातिवाचक संज्ञा एंड डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो घी जो है फ्रेंड वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हृदय ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा। इसमें जो है ए है मुक्ति, बी है तमाचा, सी है हृदयेश एंड डी है मारना। तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा, हृदयेश है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में जो समास है फ्रेंड वो है ए है द्वंद्व समास, बी है द्विगु समास, सी है अव्ययी भाव समास एंड डी है कर्मधारय समास। तो सुख दुख में जो समास है फ्रेंड वो है जो इसमें बीच में ये जो चिन्ह लगा हुआ है फ्रेंड वो योजक चिन्ह लगा है। ओके, इसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ये जहाँ भी ये चिन्ह का प्रयोग होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और द्विगु समास में संख्या का बोध होता है। सुख दुख में जो समास है वो द्वंद्व समास है। राइट आंसर इज ए। संहार का संधि विच्छेद जो होता है वो सम प्लस हार होता है। राइट आंसर इज सी। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? तो वो है फ्रेंड अव्ययी भाव समास है। ओके, राइट आंसर इज ए। व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होता है? तो वो होता है वी प्लस उत्पत्ति होता है। राइट आंसर इज डी। संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? तो संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? वो कहा गया फ्रेंड भाग 17 में। ओके, राइट आंसर इज बी। कमर कसना जो है मुहावरे का सही अर्थ होता है दृढ़ निश्चय करना। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।